नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। 7 महीना पहले छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ था। 7 महीना पहले जब विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ ली थी तब चुनौतियां बहुत बड़ी थी। जनता को उम्मीदें थी। जनता की उम्मीदों पर मौजूदा सरकार कितनी खरी उतरी, इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। जनता ने बीते 7 महीनों में क्या खोया, क्या पाया, खासकर महिला, युवा और किसानों के लिए जो वादे किए गए थे वो वादे कितने खरे उतरे, इसे हमें गहराई से समझना होगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, कुछ अभिनव प्रयोग किए गए, नए लोगों को मंत्रिमंडल में मौका दिया गया। इन नए चेहरों के भरोसे मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने जो कुछ भी काम किया उसे हमें गहराई से समझना होगा, और खासकर ऐसे मुद्दे और वो कारण जिन कारणों से मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार का गठन हुआ था। 7 महीना पहले देश भर की बड़ी नामचीन सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी कि किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जिस तरह से ढेर सारे वादे किए गए थे, खासकर महतारी वंदन और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने का वादा, ऐसी ढेर सारी बातों को हम सिलसिलेवार ढंग से गहराई से समझेंगे। पहले समझना होगा कि बीते 7 महीनों में मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने आम जनता के लिए क्या क्या किए, वो कौन से विजन थे जिसे लेकर विष्णुदेव साय सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हमें उन वादों और मौजूदा हालातों को समझने से पहले इस बात पर भी चिंतन करना होगा, छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने अभी तक अपना आधा कार्यकाल चुनाव आचार संहिता में गुजारा है। ऐसे हालात में हम समझेंगे कि जनता ने बीते 7 महीनों में क्या खोया, क्या पाया। बीते 7 महीनों में यदि नजर डालें तो विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी गई थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक IT का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। 13 लाख किसानों को बोनस की राशि दी गई। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी के अलावा 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसे चुनाव के दौरान मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया था। अब चुनौती है मौजूदा सरकार के सामने, जो वादे किए गए थे उन वादों को हर हाल में पूरा किया जाए। वादा किया गया था कि 1 लाख सरकारी भर्तियां चरणबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से होगी। क्योंकि यह पारदर्शी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से खासकर CGPSC का मेरिट लिस्ट का घोटाला आया और इसके अलावा अन्य भर्तियों में भी जिस तरह से भाई भतीजावाद चला, उससे आक्रोशित युवाओं ने पुरानी भूपेश बघेल सरकार को चलता कर दिया। देश भर की तमाम सर्वे एजेंसियों को झूठा साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। नई सरकार बनने के बाद फरवरी में जब बजट सत्र था, उस दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक आशा की किरण दिखाई। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही और मीडिया के सामने पूरी दमदारी से इस बात को कहा कि हमने घोषणा पत्र में 1 लाख सरकारी भर्तियों की बात की थी, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है। और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा करेंगे। जिस वक्त शिक्षा मंत्री रहते बृजमोहन अग्रवाल ने यह घोषणा की थी
तब भी सरकार की नीयत पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन जब आचार संहिता को बीते 1.5 महीना हो गया और युवा लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती और अन्य विभागों में भर्तियों की बाढ़ जो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिन भी कारणों से ये भर्तियां शुरू नहीं हुई, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से मेहनत कर रहे, इंतजार कर रहे युवा अधीर होंगे। कहीं ना कहीं वो अपना आक्रोश सोशल मीडिया में जाहिर भी कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, बहुत जल्दी न केवल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, बल्कि अन्य विभागों में भर्ती की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। मौजूदा राज्य सरकार की ओर से जो चुनावी वादा किया गया था, उसे हर हाल में पूरा करने की प्रतिबद्धता है। मौजूदा समय में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां वित्तीय मामले का कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन हमें गहराई से समझना होगा। मौजूदा समय में जब तक इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल जाती, तो ऐसे में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं जो फिलहाल रुकी हुई है, ये रुकी हुई नियुक्तियां बहुत जल्दी इसलिए पूरी होने जा रही है क्योंकि केंद्र की ओर से एक अच्छा खासा पैकेज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मौजूदा समय में विष्णुदेव साय सरकार खासकर युवाओं के लिए क्या कुछ कर रही है, उसे हम आगे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्ती में युवाओं की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ मिलता रहेगा। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान CGPSC में जिस तरह का घोटाला हुआ था, वह घोटाला इसलिए हुआ था क्योंकि तब की सरकार के नियत में ही खोट था। मौजूदा समय में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो CGPSC की परीक्षाएं होगी वो UPSC के तर्ज पर होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ PSC की परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए UPSC के पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन भी कर दिया गया है। CGPSC के पुराने घोटाले की जांच के लिए CBI ने अपना एक्शन दिखाना शुरू भी कर दिया है। फॉरेंसिक एविडेंस यानी कुछ वीडियो, हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के शुरुआती साक्ष्य को इकट्ठा करने के बाद बहुत जल्दी उन सफेद पोश की गिरफ्तारी होगी जिन्हें गलतफहमी थी कि उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने अयोग्य या नालायक रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर या DSP बना लेंगे और छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का गला घोट देंगे। तो अब CBI जांच के बाद उम्मीद की जा रही है ऐसे नापाक इरादे वाले लोग जेल जाएंगे और पुरानी नियुक्तियों पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए तैयारी की जाएगी इस बात की जो गलत नियुक्तियां हुई है उसे हर हाल में रोका जाए, निरस्त किया जाए। यहाँ गौर करना होगा कि छत्तीसगढ़ का बहुसंख्यक वर्ग गरीब है, श्रमिक है। इन्हीं श्रमिक और मजदूरों के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगे लाने के लिए एक विशेष तैयारी की गई है। खासकर 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग की ओर से फरवरी मार्च में एक MOU किया गया। इस MOU के अनुसार राज्य के 10 जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले में पंजीकृत श्रमिक और पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 से 10 महीने का निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होगी। 10 जिलों के लिए शुरू की गई इन योजना को मूर्त रूप देने का काम रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में शुरू भी हो गया है, जहां 50-50 के बैच बनाए गए हैं। बाकी बचे हुए जिलों के लिए भी अच्छी खासी तैयारी चल रही है, जहां गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय अच्छी कोचिंग मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि गरीब और श्रमिक का बच्चा भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन पाएगा, बेहतर मार्गदर्शन निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से ले पाएगा। बात जब सरकारी नौकरी की हो रही है तो हमें गहराई से समझना होगा कि क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है, तो इसका उत्तर होगा कदापि नहीं। स्वरोजगार की दिशा में भी मौजूदा छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कुछ बेहतर पहल की हैं। उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्वरोजगार में रुचि रखने वाले युवाओं को 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है, यानी ऋण लेने पर आधा ऋण सरकार की ओर से दिया जाएगा और ब्याज नहीं लगेगा। ये अभिनव पहल स्वरोजगार के लिए की गई है। युवाओं के रोजगार को लेकर इसके पहले जो हमने विश्लेषण किए, जो वीडियो बनाए, तो उसमें हमें कई लोगों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह समझने की बात है गहराई से, जितने भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, क्या सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? यहाँ गहराई से यह भी
समझना होगा। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो उनका क्या होगा। इसके लिए बेहतर होगा कि हम अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। यह बेहतर विकल्प होगा स्वरोजगार का। इस दिशा में न केवल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहल की जा रही है। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि हम नजर के साथ नजरिया भी थोड़ा परिवर्तित रखें, गहराई से सोचें, व्यापक दृष्टिकोण रखें कि क्या हमें नौकरी लेने वाला ही बनना है या नौकरी देने वाला भी हम बन सकते हैं। गहराई से चिंतन तो इस बात पर भी करना होगा कि रोजगार और बेरोजगारी आखिर क्यों लंबे समय तक राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनते रहे हैं। गहराई से चिंतन तो इस बात पर भी करना होगा कि आखिर बेरोजगारों की भावना से खिलवाड़ करने के लिए बेरोजगारी भत्ता देना क्या सिस्टम की ओर से एक भद्दा मजाक नहीं है। रोजगार तो दे नहीं सकते तो ऐसी बेरोजगारी पर उपहास उड़ाते हुए बेरोजगारी भत्ता देना कहां तक जायज है। और यदि बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर भी दी गई हो तो आखिर युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए झूठा वादा करने की आखिर हिम्मत कैसे हो जाती है। और राजनेता और राजनीति की ओर से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि ऐसे झूठे वादे करने के बाद भी देश का युवा ऐसी गलत नीतियों का साथ देगा। मौजूदा सत्ता और सिस्टम को अच्छी तरह से पता है कि युवा जिसके साथ नहीं है तो उनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी। चुनाव में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करना होगा। इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जो गहराई से समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है जो वादा किया गया है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। जैसे महतारी वंदन योजना के नाम पर मौजूदा विष्णुदेव सरकार ने हर महीने 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए सीधे उनके खाते में डालने का जो वादा किया था वो वादा न केवल पूरा हो रहा है बल्कि अन्य राज्य भी इस योजना की नकल करने में लगे हैं। बावजूद इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगा कि महतारी वंदन योजना के नाम पर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो बैठे बैठे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। क्रिया की प्रतिक्रिया भी आई। मौजूदा युवा मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल के इस वार का तगड़ा पलटवार भी किया। पहले आप अपनी स्क्रीन में वो ट्वीट देखिए जिसे भूपेश बघेल ने किया था। महतारी वंदन योजना के नाम पर वो दावा कर रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है। आज के विश्लेषण की शुरुआत जब मैंने युवाओं से की थी तो बात युवा नेता की भी कर ली जाए। 33 साल के विधायक देवेंद्र यादव भिलाई से दूसरी बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, लेकिन बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में हुई हिंसा के तांडव में क्या वो शामिल थे, इस आशंका से पुलिस ने उन्हें तीसरी बार नोटिस दिया है। तारीख मुकर्रर की 18 जुलाई, समय सुबह 10 बजे। 2 नोटिस में तो वो आए नहीं। तीसरी नोटिस जो इस वक्त मेरे हाथ में है इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ तौर पर पुलिस ने शुद्ध हिंदी में लिखा है कि आपका उपस्थित नहीं होना घटनाक्रम के संबंध में सत्य प्रकटन करने की आपकी अनिच्छा को प्रदर्शित करता है। न्याय को संभावित हानि के निराकरण हेतु आपसे अनुसंधान में सहयोग की अपेक्षा है। इस सूचना पर भी आपकी अनुपस्थिति अनुसंधान में अपेक्षित सहयोग न करने की श्रेणी में माना जाएगा। देवेंद्र यादव को यह तीसरा नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। विधायक देवेंद्र यादव को शायद आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि वो मौके पर 130 किलोमीटर दूर भिलाई से आकर मौजूद थे अपने कुछ बाहरी साथियों के साथ। उन बाहरी साथियों के साथ जैसे ही वो वहां से रुखसत होते हैं तो बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो कुछ हुआ वो देश में कहीं नहीं हुआ। बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले सतनामी समाज के इस कार्यक्रम को बदनाम करने में कुछ बाहरी तत्वों ने वो कुछ किया जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस पूरे मामले में देवेंद्र यादव जिस तरह से पुलिस के साथ लुका छिपी कर रहे हैं, कई तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं। देश को युवाओं से काफी उम्मीद है, वो अधिकारी हो या नेता समाज को अपनी ऊर्जा से कुछ अच्छा दे सकता है। कुछ बेहतर विजन के साथ, नई सोच के साथ, नवाचार के साथ, देश और समाज की बेहतरी के लिए एक अच्छी परिकल्पना, एक अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ बुरे उदाहरण भी सामने आते हैं, खासकर जब राजनीति में जब कुछ बुरे लोग आ जाते हैं तो हमारी उम्मीद और मानसिकता राजनीति के विरुद्ध एकदम नकारात्मक हो जाती है। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए जिससे देश और समाज का कुछ बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिखें जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।